ओके स्टूडेंट्स, अब गगन और विभांशु इसमें आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा पीछे आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आगे का कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब पीछे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मैं कुछ बातें जो है मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें मैं बोलूंगा। उन उस कंसेप्ट को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। जो कंसेप्ट और जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जो हमारे पास आगे के कंसेप्ट हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आपको पिछला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है वैभव, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप प्रॉपरली? वैभव, कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरी आवाज जो है आप तक क्लियर पहुंच रही है। ओके, अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट, जरा मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। मैं सी प्लस प्लस की थोड़ा सा मैं आपको बैक पे जा रहा हूँ। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा विभांशु। इससे एक बार आपका भी कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और कुछ चीजें मैं आपको बीच में पूछूंगा भी, तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। देखिए, जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कंसेप्ट आपके पास आता है कि जैसे सी प्लस प्लस ऊप कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया था स्टार्ट। कंसेप्ट हमारे पास ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जब हमारे पास सी लैंग्वेज है तो हम सी प्लस प्लस को क्यों सीखें? ठीक है, आप जरा मुझे बता सकते हो कि जब सी लैंग्वेज हमारे पास है, जितना मान लो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, थोड़ा सा एक दो दिन हम इन्हीं चीजों के ऊपर जरा डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ताकि आपको जो है बात क्लियर हो कि जब सी लैंग्वेज हमारी डेनिस रिची ने डेवलप की थी 1972 में, सी लैंग्वेज आई थी आपके पास। तो जब हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, सी लैंग्वेज हमने पढ़ी, सी लैंग्वेज हमने सीखी, सारा काम हम सी लैंग्वेज के अंदर करते हैं, तो सी प्लस प्लस को हम क्यों सीखें? क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये अराइज होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो आज की सबसे जो हमारी एक पावरफुल लैंग्वेज है, एक पावरफुल कंसेप्ट है हमारा। और अब ये पावरफुल कंसेप्ट हमारे पास किस तरीके से है, किस तरीके से मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर एक प्रोग्रामर, जो मान लीजिए हमारे पास एक प्रोग्रामर है, अगर एक प्रोग्रामर को बहुत ही बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने होते हैं, ठीक है, एक प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है, एक कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम बनाने होते हैं, तब जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, वो सी प्लस प्लस को चूज करते हैं। ठीक है, वो सी प्लस प्लस को क्या करेंगे, वो सी प्लस 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 को चूज करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब एक कहानी टाइप ये चीज है और आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को, अगर कंसेप्ट पहले नहीं भी क्लियर हुआ तो बड़े ध्यान से, बहुत ही यूजफुल लेक्चर होगा ये आपका। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, पहले हमारे पास कहीं और भी जो हमारे पास इजी और इम्पैक्ट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ना कुछ कमियां थी, उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, उनके अंदर हम प्रोग्राम इतना ज्यादा डेवलप हम नहीं कर सकते थे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे एक आपके पास एक लैंग्वेज आपके पास आती है स्टूडेंट, एक विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है वैभव। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास एक विजुअल बेसिक लैंग्वेज भी आएगी आपके पास। ठीक है, विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप की थी। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया था, और एक सीखने में जो काफी ना इजी लैंग्वेज है। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम काफी लार्ज हो, काफी कॉम्प्लेक्स हो, तब हम इस विजुअल बेसिक के अंदर अगर हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो वो इतना बढ़िया डेवलप नहीं होगा जैसा कि हम चाहते हैं। मतलब वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा। जो विजुअल बेसिक हमारी लैंग्वेज है ना, उसमें क्या होता है कि हम ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, और भी कई रीजंस हैं जिसकी हेल्प से हम बड़े बड़े प्रोग्राम हम अगर डेवलप करें हम विजुअल बेसिक के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि डेवलप नहीं होती, बट अगर हम प्रोग्राम्स को डेवलप करें तो जो हमारे प्रोग्राम की स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रोग्राम, स्पीड ऑफ प्रोग्राम जो है हमारी, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है बात। अब एक लैंग्वेज होती है स्टूडेंट आपके पास, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है आपके पास, ये भी काफी अच्छी है प्रोग्राम के लिए, लेकिन और इसमें जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, जो अगर असेंबली लैंग्वेज की हम बात करें। लेकिन जो ये असेंबली लैंग्वेज है स्टूडेंट आपकी, ये हम किस लिए यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं हार्डवेयर के, जो आपके पास हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स को प्रोग्राम लिखने के लिए ज्यादा बढ़िया है, उसके लिए गुड है, यूजफुल है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने हो, तो उसके लिए ये इतनी अच्छी नहीं है। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज की मैं बात करूं। ठीक है, अगर इसी तरीके से स्टूडेंट में जावा लैंग्वेज की मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जावा लैंग्वेज की, ठीक है, तो जो जावा लैंग्वेज है वो इंटरनेट के लिए अच्छी है। ठीक है, हालांकि जो जावा लैंग्वेज है स्टूडेंट, वो सी प्लस प्लस से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम सी प्लस प्लस। लेकिन अगर इंटरनेट के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए हम जावा लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टूडेंट एक जो है एक बड़ा स्टैंड एलोन, एक हमें बड़ा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन हमें इसमें हमें डेवलप करना है, तो हमें उसके लिए जो लैंग्वेज है सबसे अच्छी, वो हमारी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? सी प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है, ये काफी आपकी जो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी आपके पास ये फ्लेक्सिबल है, और बेस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज है आप, बेस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये बेस्ट परफॉर्मिंग और फ्लेक्सिबल किस तरीके से है वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके पास चलता हूं। मैं यहाँ पे मैं जो बात करूंगा स्टूडेंट, मैं बात करूंगा आपसे स्टैंड अलोन। मतलब आपके पास होता है कि जिसको आप किसी भी मशीन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इजिली आप रन कर सकते हो। उसके लिए हमें कोई और ज्यादा एसोसिएटेड किसी चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन। मतलब कि आप खुद एक इतने अच्छे टीचर हो कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट आप जो है क्या कहते हैं, वैभव आप पढ़ा सकते हो। ठीक है ना, मतलब आपका मतलब आप सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो स्टूडेंट्स को। आपको किसी और स्टूडेंट जो मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किसी और टीचर को रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपका तो आप क्या कहलाओगे? स्टैंड अलोन कहलाओगे। ठीक है ना, मतलब ये इतनी पावरफुल है कि ये सारी की सारी चीजों को ये पूरा करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और टीचर साथ में रख रहे हो तो वहां पे जो है आपको, वो आपका फिर स्टैंड अलोन नहीं होगा। स्टैंड अलोन होता है अकेले, जिसमें सारी की सारी फीचर्स अकेली हों, तो उसको हम स्टैंड अलोन बोलते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल है और किस तरीके से, मैं वही कंसेप्ट अब आपको बताने जा रहा था, लेकिन इतनी बात क्लियर है मेरी आपको? जरा मुझे इतना बताना कि जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कंसेप्ट क्लियर है। अब बारी आती है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट की, हम जो बात करेंगे वो कंसेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे। यहाँ पे कंसेप्ट है मेरे पास इधर।
यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपके पास प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये देखो, ये कंसेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। देखो, जो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो इसमें आगे लैंग्वेजेस के बारे में कुछ आपको पुरानी लैंग्वेजेस के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट आपके पास पास्कल लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज जो आपने पढ़ी, और आपके पास जैसे बेसिक लैंग्वेज आ गई, और आपके पास फोर्ट्रान होगी, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये साइंटिफिक कामों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लैंग्वेजेस हैं, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं आपकी। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक स्टेटमेंट कंप्यूटर को कुछ काम करने का आदेश देता है। कि जो ये वाली आपके पास लैंग्वेजेस है ना, इनमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंप्यूटर को ऑर्डर देती हैं कि उन जो भी जिस काम के लिए वो स्टेटमेंट बनाई गई है वो उसको पूरा करे। ठीक है, कंप्यूटर को कुछ वो ऑर्डर देता है। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है। ठीक है, जो आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होते हैं कि हम छोटे प्रोग्राम्स अगर हम बनाते हैं तो किसी भी कोई खास पैटर्न की इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसमें सिंपल सिंपल आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन किसी खास इसमें हमें पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर क्या करता है कि जैसे इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर काम करता है। लेकिन स्टूडेंट, छोटे प्रोग्रामर्स के लिए तो ये बात ठीक है। ठीक है, बट अगर प्रोग्राम आपका काफी लार्ज हो जाए, काफी आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, तो उसमें ये जो इंस्ट्रक्शंस की जो ये लिस्ट होती है, जो ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है, ये इतनी यूजफुल नहीं रहती, ये काफी बड़ी परेशानी क्रिएट कर देता है। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें क्या काम करते हैं कि एक बड़े प्रोग्राम को हमें क्या करना पड़ता है, हम एक बड़े प्रोग्राम को, जो हमारा एक बिग प्रोग्राम है, जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उस बड़े प्रोग्राम को हम क्या काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि स्मॉल फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। इन सब का रिलेशन आगे आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना विभांशु, वैभव और जो क्या कहते हैं, गगन। ठीक है, तो छोटे छोटे जो हम टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। और फंक्शंस को अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर स्टूडेंट हम उनको हम क्या बोलते हैं, सब रूटीन बोलते हैं, सब रूटीन बोलते हैं यहाँ पे। और भी हम उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सब प्रोग्राम आप कह सकते हो। ठीक है, या आप उनको प्रोसीजर भी कह सकते हो। ठीक है, बात इतनी बड़ी काम कि जब बड़ा प्रोग्राम हो जाता है तो उनको छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर हम डिवाइड करते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सब रूटीन, सब प्रोग्राम्स और प्रोसीजर आप उनको बोलते हो। ठीक है, अब एक बड़े प्रोग्राम को अगर हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं तो इससे जो पूरा प्रोग्राम है वो क्या बन जाता है, उन फंक्शंस का एक कलेक्शन बन जाता है। ठीक है, जो एक बड़ा प्रोग्राम है छोटे छोटे फंक्शंस का एक कलेक्शन बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल हम उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉड्यूल्स भी जो है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर ही आते हैं, इसी के अंदर ही ये आएंगे मॉड्यूल्स भी आपके। ठीक है जी, क्योंकि जो भी फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस में क्या होता है, एक स्टेटमेंट की लिस्ट होती है,
और सभी फंक्शंस मिलकर क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो फंक्शंस में भी क्या होती है स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टूडेंट आपको मैंने एक प्रोग्राम करवाया था सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस में फंक्शंस बताया था। तो फंक्शंस में हम एक फंक्शन प्रोग्राम के अंदर आप ऐड का भी फंक्शन बना सकते हो, सब्ट्रैक्ट का भी बनाते हो। तो उस फंक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, 2 नंबर हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उस फंक्शन के अंदर भी आपके पास क्या होती है, लिस्ट होती है। और जब ये सारे फंक्शंस मिल जाते हैं तो पूरा प्रोग्राम बनता है, जिससे पूरा प्रोग्राम जो है एक इंस्ट्रक्शंस की, एक उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस की बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है, ठीक है जी। प्रोसीजर प्रोग्राम जब आई थी आपके पास, जैसे सी लैंग्वेज आई थी, पास्कल आई थी, बेसिक आई थी, तो जब हमारे पास ऊप्स का कंसेप्ट नहीं था, तो शुरुआती दौर के अंदर 1972 के अंदर या उससे पहले हम इन्हीं के अंदर ही हम प्रोग्राम डेवलप करते थे, ठीक है कि ठीक है कि नहीं। हम इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम डेवलप करते थे भाई। जब हमारे पास सी प्लस प्लस नहीं थी, ऊप्स का कंसेप्ट नहीं था, तो हमारे लिए एक मजबूरी थी कि हम इन्हीं के अंदर प्रोग्राम डेवलप करते थे। लेकिन तब क्या होता था, जो हमारी सी लैंग्वेज है स्टूडेंट, ये भी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब सी लैंग्वेज आई, तो जो बाकी की हमारी लैंग्वेजेस थी, जैसे बेसिक हो गया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गई, इनको छोड़कर हमने सी में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, और जब रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो हमारा प्रोग्राम बड़ा भी होने लग गया, हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स भी होने लग गया। तब प्रोग्रामर्स को क्या हुआ, सी लैंग्वेज के अंदर भी प्रोग्राम्स बनाने में दिक्कत आने लगी, ठीक है कि नहीं। उन्होंने क्या महसूस किया होगा उस समय, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि भाई इसमें और सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। एक छोटा सा मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट, अगर आप 10 बच्चे पढ़ाने हैं तो 10 बच्चे के लिए एक छोटा सा रूम या आपके पास वो काफी है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे बढ़ जाएं, 100 बच्चे बढ़ जाए, तो वो छोटा सा रूम उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको आपको कुछ और अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और प्रोग्रामर्स ने भी यही सोचा होगा कि इसमें भाई कुछ और सुधार किया जाए, ताकि जो हमारी लैंग्वेज है वो इजी हो चुके और पॉपुलर हो सके, सब लोग उसे पसंद करें। और जब प्रोग्रामर ये सोच रहे थे कि हमारे प्रोग्राम्स जो है वो इजी बन सके, हमारी लैंग्वेज इजी हो, तो उनके माइंड में एक आइडिया और आया कि भाई प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सके, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सके, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम होना चाहिए। कि जिस तरीके से हम एक नॉर्मल जीवन में हम अपना बिहेव करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं उसमें और इजी तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से प्रोग्राम बना सके, ठीक है। अब जब बात यहाँ पे रियल की आती है, कि वास्तविक जीवन के हिसाब से बात आती है कि हम लैंग्वेज वो वास्तविक जीवन के हिसाब से हम डेवलप कर सकें, तो उसमें जो कंसेप्ट आपके पास आता है स्टूडेंट, उसमें फिर जिस कंसेप्ट की हमें जरूरत पड़ती है, तो वो कंसेप्ट आपके पास क्या आता है यहाँ पे, हमारे पास कंसेप्ट स्टूडेंट क्या आता है यहाँ पे, ऊप्स का कंसेप्ट हमारे पास आता है। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमें ऊप्स कंसेप्ट हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। वैभव और गगन, आपको बात क्लियर हुई? जितना मैंने आपको बताया विभांशु, उतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपको ये बात बताई है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? और वैभव आपको? ओके। अब आगे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जब रियल वर्ल्ड की बात आई, तो हमें उसके लिए ऊप्स का कंसेप्ट हमारे लिए जो काफी अच्छा कंसेप्ट माना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब प्रोग्रामर्स ने सी लैंग्वेज को इस्तेमाल तो किया, अब उन्होंने उसकी कमियों को भी पहचाना, उसमें सुधार भी किया। जब उन्होंने सुधार किया स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या किया, कुछ और उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, और एक सी भाषा का एक नया, सी लैंग्वेज का इन्होंने क्या किया, एक नया जो एडिशन उन्होंने निकाला, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सी प्लस प्लस, ठीक है। ये पहले इसको कंसेप्ट, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, सी विद ऊप्स, इसका ऐसा भी नाम था आपके पास, ठीक है। तो अब मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में ऐसी कौन सी लिमिटेशंस थी कि प्रोग्रामर्स को ऐसा महसूस हुआ कि भाई हमें सी प्लस प्लस की हमें जरूरत पड़ेगी, कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो
प्रोसीजर लैंग्वेजेस में क्या होता था, क्या कि वैभव, उसमें क्या होता था कि जो है ना डाटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। प्रोसीजर लैंग्वेज में ना हम डाटा को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, नो इंपॉर्टेंस ऑन डाटा, नो इंपॉर्टेंस ऑन डाटा। डाटा को हम कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। मतलब उसमें क्या करते थे कि कीबोर्ड से हमने कुछ भी डाटा इनपुट किया, डाटा के ऊपर हमने प्रोसेसिंग की, एरर्स को चेक किया, यही काम हम उसमें करते थे सी लैंग्वेज में। फंक्शंस में भी हमने इसी चीज को हमने जो है आगे कंटिन्यू रखा। फंक्शंस कोई काम करते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई भी एक सिंपल सी स्टेटमेंट काम करती है, फंक्शंस भी वैसे ही काम करते हैं। फंक्शन, लेकिन फंक्शन कोई जटिल काम नहीं कर सकते स्टूडेंट। सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस बनाते जरूर हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते कि इनके अंदर काम नहीं होता था, लेकिन इनकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन ज्यादा जो है वो यूजफुल नहीं था। पूरा का पूरा जो हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते थे उसके ऊपर हमारे पास क्या होता था कि डाटा के ऊपर हमारे पास कोई भी हम उसको उसको हम प्रेफरेंस नहीं देते थे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं देते थे। पूरा का पूरे प्रोग्राम जो होता था वो, जबकि एक अगर हम प्रोग्राम बनाए ना तो उसमें बेस चीज पता क्या होती है स्टूडेंट, उसमें बेस चीज होती है आपका डाटा। ठीक है, अब मान लो एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का हमने एक प्रोग्राम बनाना है, एक इन्वेंट्री का हमने प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो उसमें डाटा को किस प्रकार से हमने डिस्प्ले करना है हम इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है कि नहीं, या एक फंक्शन किस प्रकार से करप्ट डाटा को चेक करता है, एक फंक्शन किस प्रकार से एक डाटा का करप्ट हो गया तो उसको कोई चेक करने का भी कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, बल्कि इस बात का होता है कि डाटा क्या है और वो किस तरीके से प्रोग्राम में काम आ रहा है। उसमें हम यही देखते थे कि डाटा है क्या और उसको हम प्रोग्राम में किस तरीके से बस यूज कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं देते थे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती थी उसमें हम डाटा को प्राइमरी लेवल पे नहीं रखते थे, डाटा को हम उसमें सेकेंडरी लेवल पे रखते थे। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डाटा होता है वो किसी भी एक लैंग्वेज का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, एक बहुत बड़ा बेसिक रोल प्ले, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इन्वेंट्री के एक प्रोग्राम में हमने डाटा फाइल को मेमोरी में लोड किया जाता है। हम एक डाटा फाइल को मेमोरी में लोड करते हैं, तब जो ये फाइल होती है ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह होती है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि जिसे कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। ग्लोबल का मतलब तो यही होता है ना कि उसे कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। तो जो ये फंक्शंस होते हैं ये डाटा पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। यानी कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं जैसे कि डाटा को रीड करना, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा को रीअरेंज करना, डिस्प्ले करना और वापस उसको डिस्क के ऊपर राइट करना। यही हम एक डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट कुछ लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो मेन फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में भी जो वेरिएबल मेन के अंदर यूज किए जाते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, जो मेन से बाहर यूज किए जाते हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा के लिए इतने उपयोगी नहीं होते हैं जो कि विभिन्न फंक्शंस के द्वारा असेस किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सी लैंग्वेज में हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम डाटा को कोई ज्यादा जो है वो हम इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अब एक नया प्रोग्रामर है, वो डाटा को किस तरीके से एनालिस करेगा। ठीक है, उसको एनालिस करने के लिए किस तरीके से फंक्शन को लिखेगा। ठीक है, अब अगर मान लो एक एक जो है इतना प्रोग्रामर है वो इतना ज्यादा भी उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, वो एक फंक्शन बनाता है। अब उसने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो डाटा प्रोग्राम के अंदर चल रहा था उस प्रोग्रामर ने क्या किया, उस डाटा को अपना प्रोग्राम लिख के डाटा को ही नष्ट कर दिया उसने। वो क्योंकि इतना मतलब वो नो सीखिया प्रोग्रामर था, कोई भी एक नया प्रोग्रामर था, उसने कुछ ऐसा फंक्शन बना दिया, उसने कुछ ऐसा फंक्शन लिख दिया जिसकी वजह से जो डाटा था प्रोग्राम का वो डाटा खत्म हो गया, खराब हो गया। अब ऐसा होना उसके अंदर काफी इजी है, काफी वो मतलब इजीली हो सकता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कोई भी फंक्शन डाटा को असेस कर सकता है, अब एक चीज पड़ी उसको कोई भी असेस कर सकता है, तो क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेज में जो डाटा होता है वो ग्लोबल होता है। वैभव यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, विवांशु ध्यान से मेरी इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इस प्रोसीजर लैंग्वेज में डाटा को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि डाटा ग्लोबली होता था, ग्लोबल होने की वजह से कोई भी उसको यूज कर सकता था।
ठीक है ना। अब एक चीज आपने खुले में रख दी, खुले में तो वो चीज चोरी हो जाएगी ना, कोई भी उस चीज को चुरा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वो ग्लोबल होता है। या कुछ ऐसे कि जैसे कि आप अपने, मान लो आप अपने कोई भी आपके इंपॉर्टेंस जो कागजात हैं आपके पास, ठीक है, आप उनको कहीं भी आपने रख दिया, ठीक है, जहां कभी कोई भी पहुंच सकता है और आप उन कागजात को छेड़ सकता है, उनको नष्ट कर सकते हैं, जो आपके काम की चीज है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रोसीजर लैंग्वेज में ये होता है कि जब आपका डाटा ग्लोबल होता है तो कोई भी फंक्शन उसको यूज करके खराब कर सकता है और नष्ट कर सकता है। ठीक है, पहली कमी तो प्रोसीजर लैंग्वेज की ये हो गई। ठीक है, जिसके लिए हमें उस कंसेप्ट को हमने यूज करना पड़ा, और जिसके अंदर मैं डाटा हेडिंग का कंसेप्ट भी मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। दूसरी कमी ये थी कि कई फंक्शंस एक साथ एक ही डाटा, अब इसमें क्या होता था प्रोसीजर लैंग्वेज में, कई काफी सारे फंक्शंस हमने बना दिए और वो फंक्शंस एक साथ ही क्या करते थे, उस एक डाटा को यूज कर रहे होते थे। ठीक है कि नहीं। और उसकी वजह से क्या होता था कि डाटा को स्टोर जो हम करते थे ना, वो काफी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक समान डाटा को जब कई सारे यूजर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोई उसको मॉडिफाई कर रहा है, कोई उसके साथ कुछ कर रहा है, तो जब सभी फंक्शंस को मॉडिफाई किए बिना डाटा में हम कोई भी हम जो है, अगर हम जब तक हम सभी फंक्शंस को चेंज करेंगे तो हम डाटा में कोई भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट, कि आप जो है एक नया डाटा, आप क्या काम करते हो, आप एक नया डाटा जो है आप ऐड करते हो। ठीक है, तो उन सभी फंक्शंस को हमें मॉडिफाई करना होगा जो उस डाटा को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। मेरी बात समझ रहे हो, कि अगर आप कोई भी नया डाटा ऐड करते हो तो उन सारे फंक्शंस को चेंज करना होगा जो उस आपके डाटा को यूज कर रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल, और ये पता करना कि कौन से फंक्शन उस डाटा को यूज कर रहे हैं, सभी को बिल्कुल सही तरीके से मॉडिफाई करना काफी क्या हो जाता था, कॉम्प्लेक्स हो जाता था, काफी मुश्किल हो जाता था। मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज में ये बड़े प्रोग्राम्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स हमारी आती थी। ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्राम्स को जो होता था आपके पास डिजाइन करना काफी मुश्किल हो जाता था। समस्या ये भी होती थी क्योंकि जो इनका डिजाइन था, जो इनका डिजाइन होता था, वो वास्तविक जो हमारा जीवन है उससे रिलेटेड नहीं होता था। मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक जीयूआई, आप एक जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप एक मेन्यू विंडो के लिए आप कोड लिखना चाहते हैं, कि आप एक मेन्यू से रिलेटेड आप विंडो बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप एक कोड लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रियल को ध्यान में रखकर नहीं बनाई थी, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता था कि हम किस फंक्शन को यूज करें। मतलब उसमें कर तो लेते थे स्टूडेंट, लेकिन प्रोग्रामर को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, काफी सोचना पड़ता था कि किस फंक्शन को यूज किया जाए। मतलब उसमें हमारे लिए मुश्किल होती थी, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमारे लिए जो है वो यूजफुल होगा। एक डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी बड़ा होता है। आप जो कर रहे हो, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप बीसी एमएससी कर रहे हो, तो उसके अंदर ये डाटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, तो उसका हमें कोई सही आंसर नहीं मिलता था। और स्टूडेंट प्रोसीजर लैंग्वेजेस के साथ और भी कई प्रॉब्लम्स होती थी, कि जैसे एक आता था कि हमें एक समस्या आती थी कि अगर हमें कोई भी एक नया डाटा टाइप लेना हो। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास काफी सारे जो हैं वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं आपके पास, आपको पता ही है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो काफी सारे जो इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास कौन कौन से बिल्ट इन डाटा टाइप्स हो गए, जैसे इंटीजर हो गया आपके पास, ठीक है, फ्लोट हो गया आपके पास, करेक्टर हो गया। अब मान लो कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप कुछ काम कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आप मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हो, मैथ के स्टूडेंट आप जानते हो, या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के साथ आप काम करना चाहते हो, या डेट के साथ आप कुछ भी काम करना चाहते हो, तो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ इनको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसलिए हमें, इसलिए क्या होता है कि हमें हमें हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से एक डाटा टाइप बना सके, एक नया डाटा टाइप बना सके जैसी हमारी जरूरत है। मतलब कि अगर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना हो, अगर मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हमें एक ऐसे मेथड की, एक ऐसे तरीके की हमें जरूरत होगी कि जिससे आसानी से हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सके। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम आसानी के साथ, स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, आसानी से हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकें। और जिस तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर स्टूडेंट, रियल वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे,
डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, आपस में जब ये इंटरेक्शन करते हैं, आपस में क्या करते हैं कि जब ये इंटरेक्शन करते हैं तो एक समस्या का एक सही जो समाधान है उनको वो मिल जाता है, एक प्रॉब्लम का एक सही सोल्यूशन मिल जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी किसी समस्या को हम सही तरीके से सॉल्व कर सके। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम खुद के डाटा टाइप बनाकर उन्हें बिल्ट इन डाटा टाइप की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे काम इतना अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, बिना कॉम्प्लेक्स मेथड्स को अपनाए हम प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट एक्स व वाई, जैसे मान लो एक्स और वाई हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक्स एंड वाई हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ठीक है, हम इनको एक ही वेरिएबल में स्टोर करके उस पर हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। मतलब कि हम इनको एक ही वेरिएबल में स्टोर करके हम इनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। प्रोसीजरल लैंग्वेज को लिखना और मेंटेन करना काफी मुश्किल काम होता था स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने अब तक जो है स्टूडेंट आपको इसमें क्या समझाया कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता था कि काम को करने की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन हम उसमें डाटा को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, मतलब प्राइमरी अटेंशन जो है वो प्रॉब्लम्स को हम केवल फंक्शंस में डिवाइड करते थे, उसमें हम डाटा की सिक्योरिटी के ऊपर हम कोई भी ध्यान नहीं देते थे। एक ही डाटा को डिफरेंट फंक्शंस यूज कर रहे हैं, वहां पे डाटा आपका करप्ट भी हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या काम करते हैं कि हम बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर हम डिवाइड करते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, फंक्शंस बोलते थे। उसमें क्या होता था, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर जो जितने फंक्शंस होते थे ना, वो केवल ग्लोबल डाटा को ही वो ग्लोबल वो ग्लोबल डाटा को ही वो क्या करते थे, शेयर करते थे। ठीक है, जिससे जो डाटा होता था ना आपके पास वो इनसिक्योर रह जाता था उसमें। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर डाटा की सिक्योरिटी नहीं हो पाती थी, हालांकि हम जो है उसके अंदर हम पॉइंटर्स यूज करते थे सिक्योरिटी के लिए कि आपका डाटा लीक ना हो। ठीक है, पॉइंटर भी क्या होता है, थर्ड वेरिएबल का काम करता है कि जिसके अंदर हम एक कंटेनर का काम करता है कि जिसके अंदर हम अपने क्या कहते हैं वेरिएबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, बट फिर भी कुछ कमियां थी स्टूडेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होता था कि डाटा को हम काफी आसानी से विभिन्न फंक्शंस के बीच में ट्रांजेक्शन्स करना होता था, कि डाटा को अलग अलग फंक्शंस के बीच में हमें जो है ट्रांजेक्शन्स उनका करना होता था। ठीक है, विभिन्न फंक्शंस जो अलग अलग फंक्शंस होते थे वो डाटा को क्या करते थे, डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते थे। तो जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी ना, कि इंपॉर्टेंस ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी आपसे पूछ ले तो जो हमारी स्टूडेंट सी लैंग्वेज है वो जिस अप्रोच को यूज करती थी ना, वो टॉप डाउन अप्रोच को यूज करती थी। ये ध्यान रखना, टॉप डाउन अप्रोच को यूज करती थी। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट, अगर मैं इसको सिंपली मैं आपको समझाऊं कि जैसे एक आपके पास पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हम कंट्रीज में डिवाइड करेंगे, कंट्रीज को हम आगे फर्दर जो है जो उसके अंदर स्टेट में डिवाइड करेंगे, तो ऐसी जो अप्रोच होती थी उसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते थे। ठीक है, तो मतलब इसमें ये कमियां थी प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, विभांशु, बच्चे आप, वैभव और गगन, गगन ने तो मुझे मैसेज किया है कि वंडरफुल लेक्चर, वैभव ने भी मुझे कहा है हाँ जी सर। अगर आपको कोई भी यहाँ तक डाउट होता है, आज अभी हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी मैं आपको, क्योंकि जो मैं आपको आगे कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं आपको ना एक रिवाइज दूं, मैं आपको एक एक क्या कहते हैं रिवाइज दूं कि अ, कि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है, वैभव के माइंड में भी, जब मैं क्लास में पढ़ाता था ना, लैब के अंदर पढ़ाता था, या मैं आपको जो है क्या कहते हैं विभांशु को मैं पढ़ाता था, तो वहां पे क्या होता था कि काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास होते थे, तो मतलब एक पूरा जो है टाइम थोड़ा सा वो डिवोटेड हो जाता था। तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ नहीं रहे कि आखिर सर हम सी प्लस प्लस यूज क्यों कर रहे हैं। आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता था, सर जो सी में ही सारा काम हो जाता है तो हमें एक नई लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है, हम उसी में काम क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको बताया कि पहले जो हम लैंग्वेजेस यूज करते थे, जैसे बेसिक लैंग्वेज यूज करते थे, फोर्ट्रान होती थी, फोर्ट्रान जैसे लैंग्वेज होती थी ना, ये पुरानी लैंग्वेज है, ये साइंटिफिक कामों के लिए यूज किया जाता था। ऐसी एक लैंग्वेज होती थी कबोल, कबोल जो होती थी वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाती थी, मतलब एक अलग अलग लैंग्वेज है, उसको एक अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है।
जब सी लैंग्वेज में आई तो उसमें सारे काम होने स्टार्ट हो गए, मतलब सबकी जो है क्या कहते हैं उसने काम करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रोग्रामर की नीड बढ़ती गई। प्रोग्रामर को कुछ और चाहिए था, ताकि प्रोग्रामर क्या चाहिए था कि जैसे प्रॉब्लम्स हमें रियल वर्ल्ड में आती हैं, हम वैसी प्रॉब्लम को हम जो है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो रियल वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कल फिर ये मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसी लेक्चर्स को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो कल फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्रामर की नीड ये पूरा करती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। कल ठीक 3:30 बजे, आज भी मैंने लिंक थोड़ा सा आपको लेट भेजा, कल ठीक 3:30 बजे फिर मैं C++ की क्लास लूंगा। तो विभांशु, गगन और वैभव, ठीक है 3:30 बजे तक आप क्लास से जुड़ जाना, क्योंकि ये टाइम मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के, आपके शेड्यूल के हिसाब से ही मैंने आपको दिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं आज की क्लास को मैं बंद करता हूँ। कोई आपकी क्वेरी तो नहीं है? वैभव, गगन, ओके सर, ठीक है। कल फिर आगे इसको कम जो है मैं आगे और आपको अच्छे तरीके से मैं इसकी लेक्चर्स की तैयारी करके मैं आपको अच्छे तरीके से और बताने की कोशिश करूंगा इजी वे के अंदर, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर। विभांशु, आपको भी कंसेप्ट क्लियर हुआ? आपको भी बात समझ में आई विभांशु? आपको भी बात क्लियर हुई? तो मेरा मतलब इतना ये नहीं है कि स्टूडेंट मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ दूं और आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर ना कर रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एक एक चीज बड़ी क्लियर तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया काफी यूजफुल होगा आपके लिए। ओके।